स्टूडेंट एंड वेलकम टू जय हिंद क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट जो चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको हमने स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया है। आज हम मिले हैं एक और नए वीडियोस एक और नए चैप्टर के साथ। उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब आपने संख्याओं के बारे में तो सुना था, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। स्टूडेंट आपने क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में बहुत सी स्टडी कर रखी है वास्तविक संख्याओं के बारे में, संख्याओं के बारे में, लेकिन आज हम क्लास 10 स्टैंडर्ड के बारे में जो इसका अप लेवल का है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आ रहा है संख्याएं, नंबर्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, नंबर्स का महत्व क्या होता है। आप इस दुनिया में आप कुछ भी काम करो, कुछ काउंट करो, जैसे आपको मार्केट जाना है, आपको किसी को पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं, तो वहां पर क्या है, काउंटिंग काम आती है। और काउंटिंग में कौन होते हैं, नंबर्स। स्टूडेंट कौन होता है, नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब आप बोलोगे कि नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो जी हाँ, नंबर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बहुत सारे नंबर है ना उनको अलग अलग नाम देकर उनको क्लासिफाइड किया गया। स्टूडेंट उनको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे कि हम देखें तो वैसे तो बहुत सारे नंबर है, माइनस के नंबर है, बटाबटी वाले P/Q वाले नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, बहुत सारे नंबर है। लेकिन क्या है, जैसा कि इसको आप समझो कि इस दुनिया में कितने लोग हैं, इस दुनिया में कितने, ऐसे तो बोले तो नंबर और लोग एक जैसे हैं। जैसे लोग भी बहुत सारे होते हैं, शक्ल भी उनकी लगभग 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह नाक वैसा होता है, नंबर्स भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। लेकिन हम जो है लोगों को पहचानते कैसे हैं स्टूडेंट, हम लोगों को पहचानते उनके नाम से। तो हम नंबर्स को भी पहचानेंगे उनके नाम से। ऐसे कुछ नंबर्स है ना जिनको प्रोफेशनली कुछ नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम लेसन स्टार्ट करेंगे वहीं से कि उन सारे नंबर्स का नाम क्या है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनको नाम के आधार पर मैथ्स में अलग रखा गया है या नाम देकर इनको इनकी पहचान दी गई है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं उन नंबर्स। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं उन सारे नंबर्स को जिनको अलग अलग नाम देकर मैथ्स में उनको एक अलग पहचान दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, और मैं आपको पहले बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसी बहुत सारी जानकारी से बहुत सारा नॉलेज है जो हम आज डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। तो सबसे पहले चलो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि आपको याद करने में भी इजी रहे। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ये पेड़ है कुछ, जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हो, यहाँ पे पेड़ है, मैं कहूँ कि इन पेड़ों को गिनो तो आप कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4। जैसे कि मैंने आपको कुछ पैसे दिए, कुछ कॉइन दिए, चिल्लर, और मैं यूं बोलूं कि आप इनको गिनो, तो उन सिक्कों को आप कैसे गिनोगे, उन सिक्कों को आप गिनोगे 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं कहूं पार्किंग में गाड़ियां लगी हुई है, उन गाड़ियों को आप काउंट करो, तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि नेचुरल मतलब इस प्रकृति में हम किसी भी चीज को अगर गिनते हैं ना स्टूडेंट, तो वो कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, हम उनको 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। आप किसी से भी ये एग्जांपल लेके देख लो, आप किसी को कुछ कॉइन दे दो, सिक्के दे दो और बोलो गिनो, तो वो कहाँ से गिनेगा, 1 2 3। आप पेन्स दे दो, 6-7 पेन दे दो, तो वो कहाँ से गिनना स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 ऐसे गिनेगा। आप भी कैसे गिनते हो, कहाँ से गिनते हो, 1 से गिनते हो। तो इस प्रकृति में, इस नेचर में, नेचुरल जो काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो गणित की पहली संख्या मैं आपको बता दूं जिसको नाम दिया गया है नेचुरल नंबर। स्टूडेंट नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, नेचर में हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं ना स्टूडेंट, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और ऐसे 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 अनंत तक स्टूडेंट चलते रहते हैं। और इनकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ये रही आपके सामने डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, अब आप नहीं भूलेंगे। नेचुरल मतलब नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, और प्रकृति में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 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 अगर आप 100 ऑन इन्फिनिटी तक गिनते जाओ, तो सारे जो पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर, यहाँ बात हो रही है पॉजिटिव, 1 से लगाकर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। तो आपको नेचुरल नंबर स्टूडेंट याद
हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं दूसरा किसका नामकरण किया गया। तो आप देखो 1 से स्टार्ट कर लिया, अनंत तक चले गए, तो बचा कौन, जिसका आर्यभट्ट ने आविष्कार किया था, आर्यभट्ट, जीरो का कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पर जीरो रह गया। और एक बात बता दूं, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर। क्यों? क्योंकि ये नंबर काउंटिंग में यूज होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ संख्या हमको गिननी है तो हम कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 से गिनेंगे, ऐसे तो नहीं गिनेगा कि 0 1 2 3 4, कभी 0 से गिनना स्टार्ट किया नहीं, इसलिए 1 से गिनना स्टार्ट किया, मतलब नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्या, जिसमें 0 रह गया था उस 0 को ऐड कर दो। मतलब क्या, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते थे, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 सो ऑन। जैसे कि मैं आपके बोर्ड पे लिख के बता दूं कि होल नंबर जो है स्टूडेंट वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनेटिव तक चलते हैं। पॉजिटिव नंबर सारे 0 से लगाकर सारे पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक, ये सारे नंबर कहलाते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। क्यों पूर्ण संख्या कहा? क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर का 0 ऐड नहीं किया था और यहाँ पर 0 ऐड कर दिया, तो ये हो गई पूर्ण संख्या। अब स्टूडेंट आते हैं तीसरे नंबर पर, कौन सी संख्या आती है? तो तीसरे नंबर पर आती है जिसके बारे में आपने क्लास 7 और क्लास 8 में आपने अच्छे से पढ़ रखा, पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा स्टूडेंट वहां पर, और उस चैप्टर का नाम था इंटीजर। स्टूडेंट आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मेरे को यकीन है। इंटीजर स्टूडेंट, इंटीजर मतलब हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, आपको अच्छा नॉलेज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूर्णांक जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मतलब कैसा, मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे अगर एक चैट बना दूं, तो मान लो ये इंटीजर नंबर है, ठीक है, और ये कोई नंबर लाइन बना देता हूं मैं यहाँ पर 0। आपने नंबर लाइन अच्छे से पढ़ रखी है स्टूडेंट। नेचुरल नंबर के राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे सो ऑन। इसी अगर हम लेफ्ट साइड में आए स्टूडेंट, तो -1 -2 -3 -4 -5, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा था। इस नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो देखिए 0 से जो स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, ये तो हो गई हमारी नेचुरल नंबर। अगर हम 0 साथ में ले लें और इन नंबर का नाम ले, इसको काउंट करें, तो ये हमारी हो गई होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब आती है इंटीजर। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत से, मतलब माइनस अनंत से स्टार्ट होती है और चलती 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 प्लस अनंत तक चली जाती है। हमने अभी 2 संख्याओं के बारे में बात की, नेचुरल नंबर और होल नंबर। वो क्या थी? वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर को काउंट करती थी। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर कह रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफी क्यों, हमें भी नाम दो। तो यहाँ पर नाम दिया गया कि यहाँ पर जो माइनस अनंत, माइनस इन्फिनेटिव से चलकर आगे आगे बढ़ती है और पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक चलती है, वो सारी संख्याएं पूर्णांक कहते हैं स्टूडेंट। इसको 2 भागों में जनरली डिवाइड किया गया। पहला, जो पॉजिटिव सारे नंबर है ना, उनको पॉजिटिव इंटीजर कहा गया, और जो नेगेटिव जितने नंबर है उनको नेगेटिव नंबर कहा गया। इसकी अगर शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो ये होगी कि माइनस इन्फिनेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनेटिव, इतने में अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। और इसकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की डेफिनेशन ये रही। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर राइट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने स्टूडेंट अभी तक 3 नंबर्स के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनेटिव पॉजिटिव तक चलते हैं। दूसरा होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और तीसरा स्टूडेंट इंटीजर जो माइनस अनंत से स्टार्ट होते हैं प्लस अनंत तक चलते हैं और इनको z द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर जो हमारे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं, वो है रैशनल और इरेशनल नंबर। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं रैशनल और इरेशनल पर। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले रैशनल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है जो आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी लेकिन आप भूल गए होंगे, तो मैं आपको
रिपीट करवा देता हूँ वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज स्टूडेंट रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या स्टूडेंट। ठीक है, अब रैशनल नंबर किसको कहते हैं? तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब p बाई क्यू क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और जहां पर q की वैल्यू 0 ना हो, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, अंश बटे हर की फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है वो नंबर, वो सारे नंबर स्टूडेंट रैशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, वो क्या है कि जो q है ना, जो हर वाला नंबर है, जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो 0 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले ले हम, 1/2 ये रैशनल नंबर है, 4/3 ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ऐसा आ गया 2/0 तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसको p बाई क्यू के रूप में कंपेयर करें तो यहाँ पर p की वैल्यू आ गई 2, लेकिन q की वैल्यू 0, जो कि हमको यहाँ पे पहले से ही ना कह रखा है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो आपको इतना समझ में आ गया कि रैशनल नंबर किनको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और जहां पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसकी कुछ कंडीशंस और हैं, इसकी प्रॉपर्टी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसको अगर p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? कि ऐसी संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, ऐसी सारी संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, क्या उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे? इसका मतलब क्या 2 इरेशनल नंबर है? नहीं स्टूडेंट। क्यों? 2 3 4 ये 100, आपके मन में, दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता? नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर इस 2 को हम 1 से डिवाइड कर दें तो क्या इसकी वैल्यू बदल जाएगी? नहीं बदलेगी स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू वापस 2 आएगी। तो हम 2 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 के भी अगर डिवाइड में 1 कर दे तो ये इरेशनल नंबर जैसा बन जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं रहेगा। मतलब कुछ इरेशनल नंबर है वो फिक्स दे रखे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पाई। स्टूडेंट पाई के बारे में बहुत सुना होगा। ये पाई जो है ना, मैथ्स का बॉस है, बॉस। पाई पढ़ा होगा ना। पाई एक इरेशनल नंबर है जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि पाई की आपने जो वैल्यू पढ़ी है ना 22/7, अगर आप इसका डिवाइड करके देखें ना तो करोड़ मिलियंस आप इसकी वैल्यूज निकाल दो, लेकिन इसकी वैल्यू कभी नहीं रुकेगी। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले। अभी आपको इतना ही समझना है कि इरेशनल नंबर उन संख्याओं को कहते हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। अब हम देखेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, किन किन नंबरों को रैशनल कहा जाता है, किन को इरेशनल कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। इसी कुछ डेसिमल जो कंडीशन है ना उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, आइए हम रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा और डीप चलते हैं, तो उनको जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक डिवाइड देता हूँ, उसको आप सॉल्व करें। 5/2 इस नंबर को आप सॉल्व करें। तो इस नंबर को अगर सॉल्व करें तो क्या होगा? इस तरीके से इसका डिवाइड होगा। 2 बार बोलेंगे 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 5 बार बोले 10 और 0। यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने देखा कि ये जो डिवाइड है ना वो कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा हो गया। इसका मतलब क्या? जिसका शेषफल है ना वो 0 आ गया। तो आपको यहाँ याद रखना है कि ऐसी संख्याएं या ऐसे डिविजिबल नंबर जो जिनका शेषफल 0 आ जाए, ऐसे जो कंडीशन होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं
टर्मिनेटिंग, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और इसको हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आवृत्ति कहते हैं। मतलब ऐसे सारे डिवाइड वाले नंबर, जैसा कि मैं यहाँ लिख दूं 8/2, तो इसका डिवाइड करें तो क्या आएगा? इसका आंसर 4 आएगा और इसका शेषफल 0 बच जाएगा। मतलब ऐसे जितने भी डिवाइड वाले नंबर है इस दुनिया में, जितने भी जिनका अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो सारी संख्याएं वो टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी। स्टूडेंट क्या कहलाएगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल, और हिंदी में उसको बोलेंगे आवृत्ति। वहीं पर अगर हम चले, जैसे कि हम एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट देखना आप, एक और नंबर ले लेते हैं। हमने ले लिया 10/3। हमने स्टूडेंट एक और नंबर ले लिया 10/3। अगर हम इसका डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा, ये 3 का डिवाइड कर देते हैं, 3 टाइम बोले ये आ गया 9, 1 पॉइंट लगाया 0, फिर से 3 बार बोले 9, फिर 1 बचा, फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 3 बार बोलो 9, फिर 1 0, फिर 3 बार बोलो 9, फिर 1 0, फिर 3 बार बोलो 9। मतलब ये तो भाई साहब कभी भी रुकने वाला नहीं है। हमारी नानी माँ याद आ जाएगी, लेकिन ये डिवाइड भविष्य में कभी भी रुकने वाला नहीं है। इसकी करोड़ों मिलियन इसकी वैल्यू निकाल दो, लेकिन ये डिवाइड चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास अलग कंडीशन आई। पहले वाले सवाल में क्या था कि पहले वाले सवाल में जो रिमाइंडर था, इसका जो शेषफल था वो 0 आ गया था, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? हर बार एक रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। जैसे 10 में से 9 गया तो 1 बचा था, फिर से 10 में से 9 गया, यहाँ पर भी 1 बचा था रिमाइंडर, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। मतलब क्या है कि डिवाइड खत्म नहीं हो रहा, लेकिन कंडीशन क्या है इसकी कि एक जैसा शेषफल आ रहा है। तो ऐसी जो कंडीशन होगी कहेंगे ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं आया। मतलब पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरी बात क्या कि रिपीट हो रहा, मतलब इस संख्या को हम बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग तो नहीं है। टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं? जिसका शेषफल 0 आ जाए। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि इसका शेषफल बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसको हिंदी में बोलेंगे अशांत आवृत्ति। क्या कहेंगे स्टूडेंट? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति मतलब शांत नहीं हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इसका शेषफल एक जैसा आ ही रहा है, ये सवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रखा। तो हमने यहाँ पर 2 चीजें पढ़ी, पहली टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब हम बात करते हैं एक और कंडीशन के बारे में, तीसरी कंडीशन, जिसका नाम आपने अच्छे से सुना होगा। इसका हम एग्जांपल लेते हैं पाई का। मैंने अभी कहा था पाई के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पाई की वैल्यू हमने स्कूल में पढ़ रखी है स्टूडेंट, 22/7। आज हम इसका डिवाइड करके देखते हैं कि इसका आंसर आखिर क्या आता है। तो हमने यहाँ पर 22/7 का ये डिवाइड करके देखते हैं, तो अब क्या आएगा? या 21, ठीक है। 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, एक बार बोले 7, फिर क्या आया 3, फिर ये 0, तो 7 चौक 28, फिर 2 बचा स्टूडेंट, फिर यहाँ इसके कारण 0 लग गया, तो 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, फिर 0 लगेगा, 49 57 56, तो ये हो गया 56, फिर 4 बचा, फिर 0, तो 7 चंग 42, 7 पंचे 35, फिर 5 बचा, फिर 0 आएगा, फिर 7 का डबल बोलो 7 7 जा 49, फिर 1 आया, फिर पॉइंट के कारण 0 लगा, फिर 1 बार बोले, फिर कितना आया 7, फिर 3। मतलब क्या हो रहा है कि ये डिवाइड जो है वो ना तो रुक रहा है और ना इसका शेषफल एक जैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेषफल बचा था 3, यहाँ पर बचा था स्टूडेंट 2, यहाँ पर बचा था 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। मतलब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के जो नंबर होंगे ना, जो पाई की जो वैल्यू है
वो ना तो इसका शेषफल 0 आ रहा है, ना तो ये टर्मिनेटिंग है। दूसरी कंडीशन ये है कि ना तो इसका शेषफल रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिपीट भी नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की कंडीशन को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेटिंग है एंड नॉट रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। और इस प्रकार की जो कंडीशन है इसको हिंदी में कहेंगे अशांत। अशांत तो है ही, साथ में आवृत्ति नहीं है, एक जैसा नहीं आ रहा है, अनावृत्ति है। क्या है स्टूडेंट, अनावृत्ति। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 3 कंडीशन पढ़ी। पहली टर्मिनेटिंग शांत आवृत्ति, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब अशांत आवृत्ति है, तीसरा ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीट है, अशांत अनावृत्ति। अब इन तीनों कंडीशन में रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका क्या था, जिसका रिमाइंडर, जिसका शेषफल 0 आ जाए वो कहलाती है कंडीशन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत आवृत्ति, मतलब वो सवाल शांत हो जाता है, जिसका शेषफल 0 आ जाए वो शांत हो जाता है। तो इसको कहेंगे, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्मिनेटिंग। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या पढ़ा हमने, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये तो पढ़ लिया। इसके बाद दूसरा पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, जिसका शेषफल 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन जिसका रिमाइंडर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसका रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आर आर, जिसका रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है, एक जैसा रिमाइंडर आ रहा है, वो कंडीशन पढ़ी। तीसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि ना तो टर्मिनेटिंग है एंड न ही ये रिपीटिंग है, मतलब ना तो इसका शेषफल 0 आ रहा है ना इसका शेषफल एक जैसा आ रहा, मतलब ये सवाल अनंत तक चलते जाओ नहीं रुकेगा, मतलब एक जैसा रिमाइंडर भी नहीं आएगा और ना ही ये सवाल शांत होगा। करोड़ों मिलियन में कितनी भी वैल्यू निकालो उसका अलग अलग शेषफल इसका बार बार आता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, इसको हिंदी में बोलेंगे अशांत अनावृत्ति। आवृत्ति किसको बोलते हैं, जो एक जैसा हो, और अनावृत्ति जो एक जैसा ना हो। तो यहाँ पर हमने 3 कंडीशन पढ़ी। अब इन 3 कंडीशंस में से स्टूडेंट रेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो यहाँ पर जो पहली 2 कंडीशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये जो कंडीशन है वो हमारी कहलाएगी स्टूडेंट रेशनल नंबर। और जो तीसरी कंडीशन है ये अनंत तक चलती रहेगी, ना तो रिपीट होगी, बस चलती ही रहेगी अपनी जिद पर, वो कहलाएगी इरेशनल नंबर। और मैंने आपको इरेशनल नंबर का पहले ही एग्जांपल दिया था कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पर प्रूफ भी हो गया। और इरेशनल नंबर में और कौन से नंबर आते हैं, तो अंडररूट वाली जितनी संख्याएं हैं वो सारी की सारी इरेशनल नंबर कहलाती है, और एक पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर कहलाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कंसेप्ट था उसकी प्रॉपर्टी, हमने बहुत सारे नंबर देख लिए, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। अब हम बात करते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊंगा स्टूडेंट, एक चार्ट बनाऊंगा यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करके, उस पर हमारा सारा रिविजन हो जाएगा और शॉर्ट में आपको सारे नंबर किस प्रकार से याद रखने हैं उसकी मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्टूडेंट देखना गौर से, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ पर हमने 0 ले लिया। हम सबको पता है कि नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट, इस तरफ अगर हम आ जाए तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ठीक है, ये नंबर लाइन होगी। अब हम यहाँ पर देखें तो जो संख्या है हमने, अब पूरा रिवीजन हो रहा है, ध्यान से देखना, जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ये सारे नंबर क्या हो गए स्टूडेंट, नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, अब दूसरी बात, जिसके अंदर हम 0 जोड़ दें वो क्या हो गए,
वो हो गए होल नंबर, ठीक है, और इन्फिनिटी तक चलते जाए। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे पॉजिटिव नंबर की, जो पॉजिटिव सारे नंबर आ गए, पहले 1 से लिए वो नेचुरल, फिर 0 से लिए वो सारे की क्या हो गए, होल नंबर हो गए। अब अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर मान लो माइनस इन्फिनेटिव है, तो माइनस इन्फिनेटिव से आगे आगे चलते जाएं और जितने सारे पॉजिटिव नंबर जहां तक चले इन्फिनेटी तक, उन सारे नंबर को काउंट करें तो क्या हो गया, ये क्या आ गए, सारे के सारे कौन से नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, कि नहीं हो गए, माइनस नेगेटिव टू प्लस माइनस इन्फिनेटी टू प्लस इन्फिनेटिव। इसके बाद हम पढ़े रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उनके बारे में हमने बताया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सारे नंबर पढ़े। एक बार फिर से याद दिला दूं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सारे नंबरों को अगर एक कटोरी में पैक कर दे और उस कटोरी का अगर हमको बोले कि इसका नाम क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये रियल नंबर है, कि इस मैथ्स में जितने भी नंबर है सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सारे नंबरों को अगर हम इकट्ठा कर दे तो वो सारे नंबर मिलकर क्या बन जाएंगे, एक रियल नंबर बन जाएंगे। तो ये सारे नंबर होते हैं स्टूडेंट रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं जो यहाँ पर बिलोंग करती है, उन सारी संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो आपका रियल नंबर का कंसेप्ट जो था वो स्टूडेंट क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन से जिनको डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम, एक थ्योरम है उसको क्लियर करेंगे, उसके जो सवाल है ना वो भी हम कंप्लीट करें। तो बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ये एक थ्योरम है एक्सरसाइज 1.1 में, इसके ऊपर एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर बिलोंग करता ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये थ्योरम क्या है, इसके बाद हम सारे जो क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो हम पीछे से इसका पूरा नाम, एक बार इसके नाम के बारे में हम नॉलेज लेते रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एल्गोरिथम क्या होता है स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम मतलब जैसे कि कोई भी सवाल दिया गया हो या जैसे कि कोई सवाल हो उसको सॉल्व करने की विधि। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि चाय बनाना, चाय कैसे बनती है तो आपको पता है चाय कैसे बनती है, पानी गर्म करो, फिर चाय पत्ती डालो, फिर दूध डालो, फिर जो चाय का मसाला है फिर उसको उबालो। मतलब एक प्रकार की जो कंडीशन जो विधि है वो फिक्स कर रखी है कि नहीं कर रखी, ऐसा ऐसा करना है। तो चाय बनाने में जो इम्पोर्टेंट है, जो फिक्स है, वैसा वैसा हम करते रहते हैं। यहाँ पर अगर मैथ्स में इसको समझे एल्गोरिथम क्या होता है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूं, एक डिवाइड करके देखता हूँ, यहाँ पर ऐसा डिवाइड हो तो इस डिवाइड को हम किस प्रकार से करेंगे, इस डिवाइड को करेंगे कि 4 का टेबल बोलना है, जब तक कि 16 नहीं आ जाता तो हम क्या करते हैं, 4 का टेबल बोलते हैं। कितनी बार बोला, 4 बार बोला, 16 आ गया, फिर 16 में 16 माइनस हो गया, 0 हो गया। मतलब डिवाइड किस प्रकार से करते हैं वो हमको पहले से बता रखा है कि इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। मतलब जो पहले से जो विधि हमको फिक्स कर रखी है कि आपको ये इस प्रकार से ही करना है, तो उस प्रकार की जो विधि होती है उसको एल्गोरिथम कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, एल्गोरिथम या एल्गोरिथम कहते हैं। अब बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो भाग करने की जो फिक्स विधि हमको दे रखी है उसको डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि ये डिवाइड करना है, किसी भी नंबर का हम डिवाइड करें तो किस प्रकार से होगा, वो करने की जो विधि है वो हमको पहले से पता है। जो टेबल है उसको बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे वो इधर लिखेंगे, फिर बोलने के बाद जो नंबर आएगा उसको इस नंबर के नीचे लिखेंगे, फिर इसमें से ये माइनस होगा। मतलब जो पहले से दे रखा हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। अब आगे बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमको एक और अलग और एक दूसरा एल्गोरिथम दिया भाग करने का, और इससे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं,
HCF निकालते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं? HCF कैसे निकालते हैं उसका एक एल्गोरिथ्म दिया, तो वो एल्गोरिथ्म क्या था आइए देखते हैं। स्टूडेंट अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF किस प्रकार से निकाला जाता है, उसकी स्टेप्स क्या है, उसका क्या एल्गोरिथम है वो हम देखेंगे। यहाँ पर हमको दो नंबर दे रखे हैं 8 और 12, इसका हमको HCF निकालना है। और HCF के बारे में आपने अच्छे से क्लास 7, 8 और 9 में अच्छे से पढ़ा होगा कि HCF क्या होता है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों नंबर्स का अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसमें जो हाईएस्ट फैक्टर रहेगा वो भी जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो हमारा HCF कहलाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये तो हमने उसका फैक्टर करके उसका HCF निकालना सीखा था, लेकिन क्लास 10 में क्या करना है, इसको मॉडिफाई करके इसको यूक्लिड नाम के जो गणितज्ञ थे उन्होंने अपना एक अलग एल्गोरिथम दिया और कहा कि आप इसके फैक्टर ना भी करो तब भी इसका अलग स्टेप से आप इसका HCF निकाल सकते हो। तो इसका क्या स्टेप है, तो यहाँ पर देखिए दो नंबर दे रखे हमने, यहाँ पर छोटे नंबर लिए हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके बाद हम बड़े नंबर भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 8 और 12 का HCF करना है, वो भी किससे करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है। तो क्या करेंगे, तो देखना यहाँ पर स्टेप क्या होगी। तो हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, जो दो नंबर दे रखे हैं ना उनको इस पोजीशन में लिख दो, इसको इस पोजीशन में लिख देने। जो दो नंबर है, एक नंबर को बाहर, दूसरे बड़े छोटे नंबर को बाहर रखना है, बड़े नंबर को अंदर रखना है। या फिर सबसे पहले आप इस प्रकार एनालिसिस भी कर सकते हो, 8 और 12 में बड़ा कौन, तो 12 बड़े, तो 12 को अंदर रखो, 8 को बाहर रखो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8। ठीक है, यहाँ माइनस किया, बागी करना है, 4 बचा, इसका रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर देखो 4 बचा। ठीक है, अब यहां से आएगी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, फिर से हम देखेंगे कि 8 और 4 में बड़ा कौन, तो आपको हमेशा पता रहेगा कि जो इस नंबर से हम भाग कर रहे हैं और जो शेषफल आता है वो शेषफल हमेशा छोटा ही रहता है, वो आपको पता ही है। तो यहाँ पर 8 और 4 में क्या है, 4 छोटा है और 8 बड़ा है। तो मतलब पहले जिससे हमने डिवाइड किया था अब हम उसको डिवाइड में रखेंगे, मतलब 8 और 12 में डिवाइड किया तो 4 बचा। अब क्या करेंगे, इस 4 को हम यहाँ से बाहर ले लेंगे और जिस 8 का हमने 12 में, जिस 8 से हमने 12 में डिवाइड किया था ना उसको अब हम अंदर रख लेंगे और 8 को ले आए हम अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी ये हो गया 8 और 8 में 8 गया तो 0। मतलब जैसे ही अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है, जैसे हमारा शेषफल 0 आ गया मतलब जिसने इस नंबर को 0 बनाया वो नंबर हमारा HCF रहेगा। मतलब यहाँ पर 8 को 0 किसने बनाया, तो 8 को 0 बनाने वाला हीरो है ये 4। मतलब इस सवाल का जो HCF है वो स्टूडेंट रहेगा 4। अगर आपको समझ में नहीं आया आइए एक और नंबर लेके देखते हैं स्टूडेंट। वो नंबर है 10 और 15 को हम लेके चलेंगे, 10 और 15 नहीं 35, 10 और 35 को हम लेके चलेंगे स्टूडेंट और इसका HCF निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली स्टेप में जो बड़ा है उसको अंदर, छोटा है उसको बाहर ले लेंगे। तो हमने ये बड़ा है 35, छोटा 10, इसको बाहर ले लिया। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 3 बार 10 का टेबल बोले तो आ गया 30 और यहाँ पर शेषफल बचा 5। इसने इसका काम कर दिया, 35 खत्म हो गया, 35 खत्म हो गया, 5 बन गया। अब अगली स्टेप में क्या करना है, जिससे डिवाइड किया था उसको अंदर ले लेना है, मतलब 10 को अंदर ले लो। ठीक है, 10 से डिवाइड किया था, अब 10 खुद अंदर आ गया, पहले इसने मारा अब मरने के लिए खुद अंदर आया। अब क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 2 टाइम, तो ये 10 आ गया और 0 हो गया। और जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तो हमको ये देखना है कि इसको 0 किसने बनाया, तो इसको 0 बनाया 5 ने, मतलब ये 5 रहेगा हमारा स्टूडेंट, क्या रहेगा HCF। तो इस प्रकार से जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो इस प्रकार से हमको HCF निकालना सिखाता है। इसके और भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1। तो आइए स्टूडेंट अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज
1.1 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन अब है आपके सामने, ये रहा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है क्लास 10th के बोर्ड में, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखेगा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF फाइंड आउट करो, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म का यूज करके। तो आइए 3 क्वेश्चंस है, इसमें से कोई भी 2 हम देखेंगे, एक रहेगा आपका होमवर्क में फॉर एज ए प्रैक्टिस। तो हम सबसे पहले पहला ये वाला सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट किस प्रकार से करने हैं इसके सॉल्यूशन देखो। सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो बड़ा है जो छोटा है उनको पहचानो। तो यहाँ पर 135 और 225 में देखिए तो 225 बड़ा है, 135 छोटा है। तो 135 को अंदर ले लेंगे और 225 को हम 135 को बाहर ले लिया, 235 को अंदर ले लिया। अब क्या है, डिवाइड करेंगे। तो 135 का टेबल एक बार बोले तो ये आ गया 135 स्टूडेंट, ठीक है। 5 में से 5 गया तो 0 बच गया। यहाँ पे 22 में से अगर 13 चला गया तो यहाँ 9 बचा। तो यहाँ 90 हो गया, इसका डिवाइड खत्म, 235 खत्म हो गया। यहाँ पर अब 2 नंबर बचे, कौन कौन से 135 और 90। अब 135 को उठा के हम इधर ले आएंगे, अंदर रख देंगे। तो ये 135 आ गया, इधर अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से इसका डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर फिर से डिवाइड करें तो एक बार बोला तो ये फिर से 90 हो गए, ये माइनस किया तो यहाँ बचा 5 और 13 में से 9 गए तो बचे 4। यहाँ पर 135 भी क्या हो गया, खत्म हो गया, कितना हो गया 45 हो गया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, जो 90 था इसको उठा के अब अंदर डालेंगे तो ये आ गया अंदर और 45 आ गए बाहर। अब क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करना है। तो 45 का टेबल अगर हम 2 बार बोले तो ये आ गया 90 और 90 में 90 गया तो 0। मतलब मैंने बताया था कि जैसे ही हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो HCF कौन होगा, जो इसको 0 बनाएगा। इस पूरे टेबल को चलते चलते यहाँ आए और यहाँ आके हमने देखा कि यहाँ पर जो 45 है उसने इस पूरे सवाल को 0 बना दिया। मतलब हमारा यहाँ पर HCF क्या रहेगा, तो हमारा यहाँ पर HCF रहेगा 45। ये रहा हमारा आंसर। और इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है और आपको 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने कम से कम 2 मार्क्स का टॉपिक क्लियर कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर्स में से कोई एक हम सॉल्व करेंगे, एक रहेगा आपका होमवर्क में। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये रहेगा आपका होमवर्क में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेकंड का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, कंप्लीट दिख रहा है, ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है। जो छोटा है इसको हम बाहर लिख लेंगे और जो बड़ा है उसको स्टूडेंट हम लिख देंगे अंदर। अब 196 का डिवाइड करेंगे तो करके देखते हैं 196 का डिवाइड। तो फर्स्ट बार एक बार बोले तो ये आया 196, ठीक है। यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो ये 12 हो गया, 12 में 6 गया तो 6 बचा। यहाँ पे हासिल वापिस दे दी तो ये 10 हो गया। फिर यहाँ से जो 18 में 10 गया तो 8 बचा, ये 2 हो गया और ये बचा 1, 186 बचा। ऊपर से हमने उतार दिए 2 नीचे ले लिए, ठीक है। अब 196 का टेबल कितनी बार बोले तो ये नंबर आएगा, तो 196 का टेबल अगर हम 10 बार बोले तो ये 1960 हो जाएगा। 1960 1862 से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब हम 196 का मल्टीप्लाई हम 9 बार करके देखते हैं तो ये 6 9 हो गया, 54 का 4 हासिल 5 81 और ये 86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 9 और 8 17, मतलब ये हो गया 1764, ठीक है। तो हम इसका टेबल बोलेंगे 9 बार। तो हमने 196 का टेबल 9 बार बोला तो ये आ गया हमारा 1764। अब हम इसका सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो 12 में 4 गया तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा। यहाँ पर हासिल दे दी तो ये 7 हो गए। फिर से यहाँ से हासिल ली तो ये 16 हो गए। 16 में से 7 गया तो 9 बचा। फिर यहाँ पर ये वापस 8 हो गए तो 8 में 8 गया तो 0 और 1 में 1 गया तो 0 और ऊपर से हमारा 0 बचा, उसको हमने यहाँ
नीचे ले लिया। अब क्या करेंगे 196 का कितनी बार टेबल बोले तो 980 आएगा, करके देख लेते हैं। 196 का हम 5 टाइम आधा करके देखते हैं तो कितना होगा, 5 6 30 0 हासिल 3 45 48 का 8 हासिल 4 5 1 5 अरे 980 आ गया स्टूडेंट। 5 बार बोलने पर कितना आ गया 980 और ये 0 हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये तो यहीं पे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 38,220 को यहाँ पर 196 ने ही 0 बना दिया। देखो 196 में इसका डिवाइड किया तो इसी डिवाइड ने यहाँ पर 0 बना दिया, मतलब हमारा सवाल यहीं पे खत्म हो गया और हमारा आंसर आ गया 196। क्यों? क्योंकि 196 और इन दोनों का डिवाइड किया तो इसी ने इसको 0 बना दिया। जो जिसको 0 बनाएगा वो हीरो, वो HCF। तो यहाँ पर 196 ने ही इसको 0 बना दिया, तो हमारा यहाँ पर सीधा सा HCF आ गया कि हमारा HCF कितना आया 196। इसी प्रकार का ये क्वेश्चंस आपको करना है होमवर्क में, और जो आंसर आएगा वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है, इसको समझने जैसा सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। हमको दर्शाना है कि कोई भी पॉजिटिव और पूर्णांक और इंटीजर 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 के रूप में होता है, जहां कोई पूर्णांक, यहां मैं लिखना भूल गया, जहां कोई पूर्णांक a है। ठीक है, तो इस सवाल को समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक जो चीज है वो सबसे पहले क्लियर कराना चाहूंगा कि जैसे कि मान लो मैंने 2 में 5 का डिवाइड किया, क्या किया 2 में 5 का डिवाइड किया, तो किस प्रकार से होगा, ये डिवाइड इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर अब इन सारी चीजों को क्या क्या कहते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको कहते हैं डिवीजर, इसको कहते हैं क्वोशेंट, इसको कहते हैं डिवाइडेंड, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी के बच्चे क्या कहते हैं, इसको शेषफल, शेषफल, इसको कहते हैं भागफल, मतलब भाग करके जो फल मिला भागफल, इसको कहते हैं भाज्य, जिसके अंदर भाग कर रहे हैं, और इसको कहते हैं भाजक। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर अब समझने वाली बात क्या है कि आपने हमेशा देखा होगा, हमेशा क्या देखा होगा कि जो भाजक होता है, जो डिवीजर होता है, वो हमेशा अपने क्वोशेंट से छोटा और छोटा ही रहता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो या तो 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा। यहाँ मैं कह सकता हूं बराबर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमेशा डिवीजर होता है वो अपने रिमाइंडर से बड़ा ही रहता है, ऑलवेज और ऑलवेज। कैसे? जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 6 और यहाँ पर 6 नहीं, थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं, मैंने 3 ले लिया और यहाँ मैंने 16 से इसका मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस डिवाइड का जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा ना, वो इस डिवीजर से, इस भाजक से छोटा ही रहेगा। अगर बड़ा हो गया तो क्या होगा, बड़ा हो गया तो डिवाइड आगे चला जाएगा। कैसे? देखिए 3 का टेबल हमने 5 बार बोला, 3 5 15 आ गया, 1 बचा। देखो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो इस डिवीजर से छोटा है। अगर बड़ा होता तो क्या होता, अगर यहाँ पर 1 ना होता और यहाँ पर 1 की जगह 4 होता और कंडीशन बदल जाती कि जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से बड़ा हो गया, तो क्या होता, ये डिवाइड आगे चला जाता। 3 का टेबल एक बार फिर बोलते हो, डिवाइड आगे चला जाता, मतलब ये डिवाइड एक बार और एक और स्टेप बढ़ जाती और फिर से इसका शेषफल एक आ जाता। मतलब कि किसी भी डिवाइड में, किसी भी प्रकार की डिवाइड में क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा उसके डिवीजर से छोटा ही होता है। ये बात हमने यहाँ पर सीख ली। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हमेशा हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा हमेशा छोटा रहेगा, किससे, अपने डिवीजर से। ठीक है स्टूडेंट, डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा ही होगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर हमने डिवाइड किया, पहला फैक्ट पढ़ लिया। दूसरा, यहाँ पे हमने इस प्रकार से डिवाइड किया
कि 2 में 2 का टेबल बोले 4 आया, 1 बचा, ठीक है। तो हमने 5 को यहाँ पर किस प्रकार से तोड़ा, तो 5 को अगर वापिस लाना हो, 5 को तोड़ा किस प्रकार से कि 2 का टेबल 2 बार बोला 4 आया और यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। अगर इसको वापिस लाना हो 5 को तो क्या करेंगे, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 और प्लस 1 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो 5 है, जो पूर्ण संख्या है, जो नंबर्स है जिसका डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको a मान ले, क्या मान ले, a मान ले, और यहाँ पर जो डिविजर है उसको q मान ले, नंबर को वापस लाना हो तो हम ये प्रोटोकॉल यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हम इसको इस की फॉर्म में लिख दे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या होगा, तो a की जगह 5 आ गया, b की जगह 2 आ गया, q की जगह भी 2 आ गया और r की जगह 1। हम अगर इसको इस कंडीशन में लिख दे तो क्या होगा, तो ये होगा कि अब इस सारी चीजों को भूल जाओ। हमने यहाँ पर 2 चीजें पढ़ी। पहली चीज, जो रिमाइंडर होगा वो डिविजर से हमेशा हमेशा छोटा रहेगा, आपको याद रखना है, एक्सरसाइज में काम आएगा। दूसरी बात, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि किसी डिवाइड को करें और उस डिवाइड का जो नंबर है, जो उसका क्वोशिएंट है, अगर उसको वापस लाना हो तो हमारे पास ये कंडीशन बचेगी, ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब इस कंडीशन को स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा रब करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस कंडीशन के रूप में हम लिख सकते हैं जहां पर कोई पूर्णांक 1 है ना, सॉरी उसका पूर्णांक a है। मतलब क्या कह रहा है कि हमको ये कंडीशन दे रखी है, कोई एक पूर्णांक a है, कोई एक पूर्णांक a है, हम इसको किस किस के रूप में लिख सकते हैं, तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक नंबर अगर हम लिख दें q प्लस 1, क्या लिख दिया कि हम अगर इस a को इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हमने यहाँ पर अभी एक जस्ट मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि किसी भी क्वेश्चन को वापस लाने के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर स्टूडेंट, ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि अगर हम डिवाइड करें तो a अंदर है, a हमारा क्या हो गया, देखना यहाँ पर समझने वाला बहुत ही टफ क्वेश्चन है। a जो है वो हमारा हो गया, a का हमारा डिवाइड हो रहा है तो a हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है, b क्या है, b की जगह 6 आ गया, q की जगह ये और रिमाइंडर की जगह हमारा आ गया 1। मतलब अब यहाँ पर हमको देखना है, समझने वाली बात स्टूडेंट यहाँ पर है, क्या है कि अगर हम a में 6 का डिवाइड करें, अगर हम a में 6 का डिवाइड करें तो हमारी किस किस प्रकार की कंडीशन बनेगी। अब हमको ये पांचों कंडीशन निकालनी है। तो सबसे पहले कंडीशन देखना, हमने पढ़ी थी, जो रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा डिविजर से छोटा रहेगा। मतलब यहाँ पर हमको q और a की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इससे कंडीशन निकाल सकते हैं कि हमारा जो डिविजर है वो 6 है, तो इसके अगर हमारा डिविजर कितना है 6 है तो इसके रिमाइंडर कितने निकल सकते हैं, तो इसके रिमाइंडर निकलेंगे, अगर हमारा डिविजर देखना यहाँ पर, अगर भाज्य 6 है, अगर हमारा भाज्य 6 है तो उसके रिमाइंडर किस प्रकार से आएंगे, तो इसका पहला ये आ सकता है कि 6q प्लस 1, मतलब 6 में q का मल्टीप्लाई करो और एक रिमाइंडर बचा, तो या तो पहली कंडीशन ये बच सकती है। दूसरी, 6 में q को मल्टीप्लाई करो और यहाँ मान लो यहाँ पर 2 बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया, तो दूसरी कंडीशन 2 आ गई। तीसरी कंडीशन 6q प्लस 3 भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर रिमाइंडर 3 बचा तो तीसरी कंडीशन 3 बनेगी। अगर रिमाइंडर 4 बचा तो 6q प्लस ये 4 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 5 बचा तो 6q प्लस 5, और अगर रिमाइंडर यहाँ पर 6 बचा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर मान लो रिमाइंडर 6 बचा तो ये डिवाइड क्या होगा, 6 में 6 का एक बार फिर से डिवाइड हो जाएगा और 6 और वापिस हमारी कंडीशन जो पहले थी वो आ जाएगी 6q, तो मतलब हमारे पास एक और कंडीशन बचेगी यहाँ पर 6q। मतलब किसी a में, किसी a धन पूर्णांक में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारी 6 कंडीशन बनेगी, 6 इसके रिमाइंडर निकलेंगे। एक तो इसका रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, या उसका रिमाइंडर 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3, 4 और 5, इससे बढ़कर और कोई कंडीशन हमारे पास
नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर अगर 6 या 6 से बड़ा रिमाइंडर हुआ तो ये डिवाइड आगे चला जाएगा, एक बार फिर से सॉल्व हो जाएगा। मान लो यहाँ पर ये रिमाइंडर 7 बच गया तो क्या होगा, ये डिवाइड बढ़ जाएगा, 6 का टेबल एक बार बोले 6 और 1 बचेगा तो हमारी यही कंडीशन वापस आएगी। अगर 8 बचा तो ये कंडीशन आएगी। मतलब आगे कितनी भी अगर रिमाइंडर बड़ा करते जाए तो इसमें से ही कोई ना कोई कंडीशन निकल के हमारे सामने आएगी। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या हम a को, इस विषम धन पूर्णांक को इसके रूप में लिख सकते हैं या इसका रूप होता है कि नहीं होता है। तो हमको यहाँ पे विषम पूर्णांक पूछा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें विषम पूर्णांक कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर 6 मतलब q की जगह तुम कोई भी नंबर ले लो। यहाँ पर 6 है, 6 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, 6 में 2 का करो तो क्या आएगा स्टूडेंट, 6 में 2 का करो तो 12 आएगा, 6 में 3 का करो तो 18 आएगा। मतलब ये सारे विषम पूर्णांक नहीं है, ये तो सारे कौन से पूर्णांक है, सम पूर्णांक आ रहे हैं। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है विषम पूर्णांक और ये सारे सम पूर्णांक है। मतलब यहाँ पर 6 में अगर q का मल्टीप्लाई करें तो सारे सम आएंगे, मतलब ये हमारा हो गया सम पूर्णांक। अगर इस कंडीशन को देखें तो 6 में q के मल्टीप्लाई करें तो सम आएगा और सम में अगर एक नंबर जोड़ दे +1 करे तो ये विषम हो जाएगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर 6 में 1 जोड़ दिया तो ये 7 विषम हो गया, यहाँ पर भी 1 जोड़ दिया तो ये 13, मतलब +1 6q +1 करेंगे तो ये कंडीशन हमारी कौन सी रहेगी, विषम वाली कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर जो विषम वाली कंडीशन है हम उनको यहाँ पर अलग लिख देते हैं। तो 6q +1 हमारी विषम वाली कंडीशन है। यहाँ पर +2 मतलब +2 करेंगे तो वापिस सम आ जाएगा क्योंकि +2 सम है और इसका मल्टीपल भी सम है और सम में सम जोड़ेंगे, इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी काम नहीं करेगी, इस कंडीशन पे काम करेगी। तो ये हमारी विषम है क्योंकि 3 हमारा विषम नंबर है, ये काम नहीं करेगा और ये हमारा 6q +5 काम करेगा। तो जैसा कि हमको क्वेश्चंस में पूछा था स्टूडेंट कि दर्शाइए कि कोई भी दम विषम पूर्णांक को इस रूप में होता है, तो हमने यहाँ पे दर्शा दिया कि जो a है इसका विषम धन पूर्णांक जो है वो हमको इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 6 जो है वो हमारा क्वोशिएंट है। अगर 6 क्वोशिएंट है तो इसके रिमाइंडर बचेंगे वो 6 से कम होंगे, तो हमने सारे रिमाइंडर निकाल लिए। उसके बाद हमने देखा कि सब में से विषम कौन सा है, तो हमने विषम को अगर अलग किया तो हमको जो पूछा था वो हमारा फॉर्मेट आ गया। तो इस प्रकार से सवाल करना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको 5 से 6 बार आपकी बुक में करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, मतलब एक परेड हो रही है जिसमें 616 आर्मी के जवान है वो परेड कर रहे हैं। एक टुकड़ी है उनकी कि सेना टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि 32 सदस्यों की एक आर्मी की टुकड़ी है। यहाँ पर हमने पढ़ा था वो ये आर्मी की टुकड़ी नहीं थी, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, वो एक स्तंभ में परेड कर रही है और उसके पीछे 616 सदस्यों को भी परेड करनी है। तो यहाँ पर पूछा यूं है कि अगर ये 32 स्तंभ है वो अगर 5-5 के स्तंभ बना के चल रहे हैं तो 616 सदस्यों को भी इतने ही स्तंभ बना के चलना है। तो ऐसे ऐसे टोटल कितने स्तंभ बनेंगे अगर ये 616 सदस्य अगर इन 32 सदस्यों के पीछे परेड करें तो कितने ऐसे स्तंभ बनेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है अधिकतम संख्या में कितने स्तंभ बनेंगे। अधिकतम, हाईएस्ट, हमने अभी पढ़ा था हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ पर हमको इन दोनों नंबरों का अगर HCF निकाल दे तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों समूहों के कितने स्तंभ बनेंगे। हाईएस्ट कॉलम जो स्तंभ है वो कितने बनेंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर दोनों नंबर्स का HCF कर देते हैं। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करो, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर हमको ये भी नहीं दे रखा है कि फैक्टराइजेशन से करो, मतलब हम दोनों में से अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे उससे हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इन दोनों का क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। तो 32 और 616 का हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर अंदर चला जाएगा तो 616 हमारा आ गया अंदर और 32 छोटा है तो वो आ गया स्टूडेंट
बाहर, ठीक है। अब इसका डिवाइड करें तो एक बार बोला तो ये आ गया 32, 11 में 2 गया तो 9 बचा, यहाँ 4 हो गया तो ये 2 बचा, ठीक है, ऊपर से 6 आ गया। अब 32 में किसका डिवाइड करें तो 320, 9 का करके देखते हैं, 32 इंटू 9, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1 9 27 और 28, मतलब 228, 9 बार बोलने पर आए 228। यहाँ पर 6 में से 8 गया तो मतलब 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 9 हो गया तो ये 0, ये दोनों 0 हो गए, ठीक है स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर ये डिवाइड आके रुक गया। अब क्या करेंगे, 616 कट के कितना हो गया 8, इसका रिमाइंडर 8 आ गया, तो ये 8 जो रिमाइंडर है वो बाहर आ जाएंगे, 32 जो है वो यहाँ क्वोशेंट में आ जाएंगे। फिर इसका डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, फिर 0 हो गया। जैसे ही हमको पता है ये 0 हो जाता है तो जो 0 करने वाला वो हमारा HCF रहेगा, तो हमारा यहाँ पर HCF आ गया 8। और आपको अब नीचे लिखना है सवाल सॉल्व करके कि 8 स्तंभ बनेंगे। मतलब अगर 616 सदस्यों को 32 सदस्यों वाले टुकड़ी के पीछे अगर परेड करनी है तो कुल मिला के 8 स्तंभ बनाने पड़ेंगे, तब जाके एक जैसे कॉलम इनके बनेंगे। तो इसका आंसर है 8 स्टूडेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप में होता है। मतलब हमको यहाँ m के लिए सॉल्यूशन निकालना है। वो सॉल्यूशन ये निकालना है कि किसी भी एक धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करें या उसका हम वर्ग के रूप में अगर उसकी वैल्यूज निकालें तो क्या उसकी वैल्यूज 3m और 3m+1 के रूप में होती है या नहीं। अगर होती है तो हमको वो निकालनी है। यहाँ पर हमको किसी भी एक धनात्मक पूर्णांक के लिए सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक किसको माना, धनात्मक पूर्णांक x को माना। तो हम यहाँ पर x के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमको कंडीशन दे रखी है 3m+1, मतलब हमने अभी डिवाइड वाला हमने देखा था कि a = bq+r, ठीक है। तो हमको यहाँ पर a की जगह x के लिए सॉल्व करना है, तो हमारी कंडीशन रहेगी x = bq+r। और क्वेश्चंस में हमको दे रखा है 3m+1। अगर हम इससे कंपेयर करें 3m+1 से कंपेयर करें, अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमको x के लिए सॉल्व करना है। और इसका डिवीजर कितना है स्टूडेंट, 3 डिवीजर है। अगर किसी का डिवीजर 3 हो, मतलब अगर 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो इसके रिमाइंडर हमारे पास कितने आ सकते हैं। इसके रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। इसके रिमाइंडर 3 आएगा तो डिवाइड फिर से डिवाइड होगा और 0 आ जाएगा। अगर 4 आया तो फिर से डिवाइड होगा, 4 - 3 और 1 आएगा। मतलब अगर किसी का डिवीजर 3 आ रहा है तो उसके रिमाइंडर ये 3 ही आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पर x के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएंगे स्टूडेंट, इसके रिमाइंडर अगर हम लिखें तो या तो हमारे पास आ सकता है 3x आ सकता है, या तो हमारे पास 3x आ सकता है, या हमारे पास 3x+1 आ सकता है, या हमारे पास 3x+2 आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। और हमको यहाँ सॉल्व करना है धनात्मक पूर्णांक के लिए स्टूडेंट, हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर किसी का डिवीजर 3 है तो उसके रिमाइंडर इस प्रकार से सॉल्व होंगे। और यहाँ पर हमने x इसलिए लिया है क्योंकि हम उस धनात्मक पूर्णांक को x मान के चल रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमको कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए सॉल्व करें और सॉल्व करने पर उसका जो पूर्णांक का वर्ग करो तो क्या वो इस कंडीशन में आ सकता है। तो यहाँ कंडीशन में इसका जो डिवीजर है वो 3 दे रखा है, और अगर डिवीजर 3 है तो इसके रिमाइंडर कितने बचेंगे, या तो 0 या 1 या 2, ठीक है। तो हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो या तो इसका 3x+0 लिख सकते थे, तो 0 लिखे कोई मतलब नहीं है, तो 3x लिख दिया, 3x+1 कर दिया, रिमाइंडर +1 और रिमाइंडर +2 कर दिया। अब हमको क्वेश्चंस में कह रहा है कि इस धन पूर्णांक का वर्ग करना है।
क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इन तीनों काम 1 बाय 1 स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम 3x का अगर स्क्वायर करके देखिए तो क्या आएगा, ये 9x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पर 9x स्क्वायर। अगर हम इस 9x स्क्वायर में से 3 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मान लो हम यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं, या सॉरी x बराबर 1 रखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 1 की पावर 2, ये 1 में 3 का मल्टीप्लाई 3, मतलब हमको यहाँ पर कोई एक पूर्णांक नंबर मिला। हम अगर x की जगह कोई 2 रखते हैं, x की जगह 2 रखते हैं, तब भी कोई ना कोई हमको एक वैल्यू मिलेगी, वो भी धनात्मक वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम माइनस का भी नंबर रखेंगे तो वो स्क्वायर से होके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ -1 रखें तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इस x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर दे, कुछ भी वैल्यू पुट कर दे, तो हमको कोई ना कोई एक धनात्मक नंबर मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। और हमको किसके लिए सॉल्व करना है, m के लिए सॉल्व करना है। तो मान लो अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर रख के सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक नंबर मिलेगा और हम उसको m मान ले, तो यहाँ पर अगर हम 3x स्क्वायर को m मान ले तो हमारे पास क्या कंडीशन आई, यहाँ पर 3m आया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम सेकंड को सॉल्व करें, यहाँ पर 3x प्लस 1 को सॉल्व करें, इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, तो इसका आंसर आएगा, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2ab कितना होगा, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6, और a की जगह x और b की जगह 1। इसको और आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर हम 6 और 9 में 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक x भी कॉमन ले लेते हैं, नहीं x नहीं कॉमन लेना, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 6 में से अगर 3 कॉमन ले तो 2 और x का x और प्लस 1 बचा। मैंने क्या किया, देखो इस प्लस 1 को अगर मैं पीछे लिख दूं तो इस प्रकार की हमारे पास कंडीशन आएगी। इन दोनों में मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अंदर बचा 3x स्क्वायर और अंदर बचा 2x। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इस x की बात करें, अगर इस x को हम सॉल्व करें, इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करें, x की कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे, हम कुछ भी वैल्यू रख दें तो क्या आएगा, हमारे पास एक नंबर आएगा, एक पूर्णांक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको हम कुछ भी नंबर रख के सॉल्व करो, या x की जगह 2, 3, 4, 5 कुछ भी आप रख के सॉल्व करोगे तो हमारे पास कोई ना कोई एक नंबर आएगा। और उस नंबर को अगर हम यूं मान ले कि 3x स्क्वायर प्लस 2x को अगर हम सॉल्व करें और सॉल्व करने पर हमारे पास m आ जाए, तो इस पूरे को हमने m मान लिया कि m वैल्यू आ गई, तो ये पूरी कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी 3 इस पूरे की जगह m और प्लस 1। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा था कि यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर m के लिए हमको ये दो कंडीशन मिलेगी, 3m प्लस 1 हमको मिल गया। तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट, मतलब इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें करना है घन करना, मतलब इसमें स्क्वायर किया हमने तो उसमें हमको क्यूब करना है, और इसी पैटर्न का सवाल है, वो रहेगा आपका होमवर्क में। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं होता तो मेरे को कमेंट करके बताएं, तो मैं उसका सॉल्यूशन आप तक भिजवा